जय हिंद बाबू, नमस्कार। मैं विजय कुमार आपको आज के अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए हुए हैं। क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर विद्युत विभव और धारिता। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले शुरुआत करने से पहले कि क्वेश्चन एनालिसिस के हर एक साल बोर्ड में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देख रहे हैं कि 2025 में 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, लघु तरीय क्वेश्चन एक भी नहीं था, दीर्घ तरीय क्वेश्चन एक था, यानी टोटल जो है 13 अंक का सवाल पूछा गया है। और इसी के साथ 24 में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 6 पूछे हुए हैं, लघु तरीय क्वेश्चन 1 पूछा हुआ है, दीर्घ तरीय क्वेश्चन 1 पूछा गया है। इस तरह टोटल अंक जो है इसमें भी 13 अंक हुए। जब हम 2023 में आते हैं बाबू तो देखते हैं कि 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। इसके बाद शॉर्ट टाइप लघु तरीय जो है 1 क्वेश्चन और दीर्घ तरीय 1 क्वेश्चन, यानी कुल अंक जो है 15 अंक का सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि 2023 में 15 अंक का सवाल, 2024 में 13 अंक, 2025 में भी 13 अंक। इस तरीके से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाला जो 2026 है उसमें कितने अंक का सवाल आएंगे। यानी कि 13 अंक तो फिक्स लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम 10 अंक भी माने ना, तो 10 अंक के हिसाब से भी किसी एक चैप्टर के लिए या 2 चैप्टर के मिलाकर 10 अंक अगर पक्का हो जाए तो वो चैप्टर बहुत जरूरी बन जाता है पढ़ने के लिए। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उस चैप्टर को लेकर के आए हैं। चलिए देर न करें, हम लोग शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को क्लास कराने में जो कोई भी अगर आपको डाउट आती हो, प्रॉब्लम आती हो, आप उसको हमको साझा कीजिए कमेंट में, लिखने में, लिखावट में, या फिर साफ नहीं दिखने में, या फिर चमकने में। ठीक है, तो आप उसको बताइए जरूर। हम अगले वीडियो में आएंगे तो फिर को दूर करके लेकर आएंगे, उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। पहला सवाल कहता है विद्युत विभव बराबर होता है। पहला सवाल है बाबू, विद्युत विभव बराबर होता है। चलिए, विभव बराबर होता है V बराबर W/Q, यानी इकाई आवेश को लाने में जितना कार्य करते हैं उसको विद्युत विभव कहते हैं। इकाई आवेश को, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के लिए, इस विद्युत क्षेत्र के भीतर, इस विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से 1 कूलाम आवेश, कहां से बाबू? अनंत से। अगर इसको उठा करके लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बाबू? यहां भी प्लस है और ये प्लस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़े उस कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ जो कार्य होता है वो प्रतिकर्षण के विरुद्ध होता है, क्योंकि इधर से आ रहा है प्लस और यहाँ भी प्लस होता है। प्लस इसको आने नहीं देता है, वो जबरदस्ती चल करके आ रहा है, यानी कुछ पसीना बहा रहा है। जो कार्य किया वो कार्य जो होती है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होती है। वो स्थितिज ऊर्जा जो होती है विद्युत विभव होती है। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं V बराबर W/Q, यानी कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल अब देख रहे हैं बी आंसर सही आंसर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने विभव का परिभाषा देखा, सूत्र देखा और इसका एक संकेत देखा। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है 1 फैराड किसके बराबर होता है? 1 फैराड किसके बराबर होता है? आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, 1 फैराड का मतलब होता है, दूसरा क्वेश्चन, 1 फैराड, देखिए वो फैराड जो होता है धारिता का मात्रक होता है। फैराड किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रक होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि धारिता C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है बाबू? Q/V, यानी Q मतलब आवेश और V मतलब वोल्ट या विभवांतर। ठीक है, आवेश बटा विभव, यहाँ विभवांतर। अगर आपको C का मान 1 चाहिए तो अगर 1 कूलाम आवेश देते हो और वोल्ट भी 1 वोल्ट हो, ठीक है, तो देखिए दोनों कट करके कितना मिलेगा? 1। कूलाम प्रति वोल्ट को बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं बाबू? फैराड। ठीक है, यानी 1 फैराड बराबर कितना होता है? 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। यानी इसको जब हम मात्रक में तोड़ेंगे 1 फैराड बराबर 1 कूलाम, अब वोल्ट को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर हो जाएगा, यानी 1 फैराड। यानी 1 फैराड बराबर कितना होता है बाबू? देख पा रहे हैं 1 फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर सही कौन सा होगा? कूलाम प्रति वोल्ट में देखेंगे तो प्रति वोल्ट ये वाला आंसर है, यानी दूसरा का बी आंसर सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग।
चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब हम यहाँ आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। देखिए किसी भी चालक को शुरू में अगर दी गई, शुरू में उसकी ऊर्जा जो है मान लीजिए 0 है, बाद में उसको दी गई ऊर्जा जो है चाहे उसको मान लिया कि जब आवेश 0 है तो उसका विभव भी 0 है। ठीक है, चलिए मान लिया कि चालक है, इस चालक को शुरुआत में आवेश का मान 0 है, यानी कि इसका विभव भी क्या है 0 है। जैसे ही हम इस चालक पे आवेश अगर Q हो जाता है, इसका विभव भी कितना हो जाता है V हो जाता है। ये शुरू में और ये बाद में, ये शुरू में और ये बाद में, चाहे अंत में। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो पूछा जाएगा कि कुल ऊर्जा बराबर या कार्य बराबर क्या होता है वो विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर गुणे आवेश। हम ये जानेंगे कि विभवांतर गुणे आवेश देखा जाए तो पहले औसत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे हम यहाँ पर? औसत विभव। औसत विभव, औसत विभव या विभवांतर गुणे आवेश। अब बताइए शुरू में विभव 0 है, बाद में विभव V हो गया, तो 0 प्लस V जोड़ेंगे या 2 से भाग देंगे तब ने औसत विभव निकलेगा। और यहाँ आवेश का मान Q हो गया, ये कार्य का मान है। कार्य को ही ऊर्जा भी कहते हैं हम लोग, देख रहे हैं ना, V बटा 2 इंटू Q। अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं V बटा 2 और Q बराबर होता है CV। गुणा करेंगे हम तो 1 बटा 2 C और V इंटू V कितना हो जाएगा CV स्क्वायर। इस तरीके से इसका सही आंसर कौन सा हुआ बाबू? E बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर। सही आंसर E बराबर CV स्क्वायर। तीसरा का आंसर क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विभव प्रवणता पूछता है। क्या पूछता है बाबू? विभव प्रवणता। 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता का जब हम देखेंगे, देखिए विभव प्रवणता का अर्थ होता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मतलब होता है कि विभव में चेंजिंग हो दूरी के सापेक्ष। विभव में परिवर्तन हो अगर दूरी के सापेक्ष तो क्या बोलते हैं उसको? विभव प्रवणता। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत क्षेत्र। इन दोनों का संकेत जो है हम लोग ई से सूचित करते हैं। ठीक है, विभव में परिवर्तन हो यानी विभवांतर हो दूरी के सापेक्ष, यानी दूरी हो इधर, इधर के अगर आप भी हो, इन दोनों के बीच जो ढाल बनता है इसी ढाल को बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, बस समझ रही है, यानी भी विभवांतर है, आर दूरी है। और किसी भी आवेश के लिए होगा तो यहाँ माइनस देंगे, अगर संधारित्र के लिए होगा तो प्लस देंगे। आइए अब हम यहाँ देख पाते हैं कि विभवांतर बटा दूरी, दूरी के लिए अगर x लिखा है तो हम E बराबर लिख सकते हैं dv बाई dx। dv बाई dx कौन सा आंसर सही है? dx बाई dv गलती है, गुणा में है गलती है, ये वाला आंसर सही है dv बाई dx, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, आते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर प्लेट की पट्टिका के बीच धारिता क्या होगी? इन दो प्लेट समानांतर हैं, माने कि 2 स्लेट, पढ़ने वाले बच्चे का स्लेट जो होता है समानांतर धातु का बना हुआ है। ठीक है, दोनों प्लेट जो हैं, माने कि 2 प्लेट हैं। ठीक है, इस प्लेट का क्षेत्रफल A है, इसका भी क्षेत्रफल A है, दोनों प्लेट का समान क्षेत्रफल है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है यहां से D है। इसके बीच में कुछ नहीं है तो हवा है, हवा का विद्युतशीलता कितना है? एप्सिलॉन नॉट। तो पूछता है कि इसमें कितने आवेश अट सकते हैं। तो किसी चालक की धारिता जो होती है ना, इसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। प्लेट के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। यही जो है ना उसके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे बाबू तो ये A बटा D हो जाएगा। अब बताइए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यहां लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब बताओ यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा एप्सिलॉन नॉट A बटा D। बोल देंगे ना कि एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। क्या है बाबू? एक नियतांक है जो माध्यम बताता है।
एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक नियतांक है। बताइए इसके साथ कौन सा सूत्र मैच कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बिल्कुल सही जवाब। देख रहे हैं 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ हमने 2-3 क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए कोशिश किया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक आवेशित संधारित्र, ठीक है, एक आवेशित संधारित्र पर संग्राहक और संघनक पट्टिकों के आवेशों का योग क्या होता है? तो ये बाबू देखोगे यहाँ पर एक संधारित्र है यहाँ और यहाँ, एक पर प्लस आवेश होता है और एक पर माइनस आवेश होता है। जिस पर प्लस होता है उसे संग्राहक कहते हैं और जिस पर माइनस होता है उसे संघनक कहते हैं या संघनन कहते हैं। ठीक है, संघनन जो होता है जमीन से जुड़ा होता है। अब कह रहा है कि इस संधारित्र अकेले एक प्लेट से संधारित्र नहीं बनता है, 2 प्लेट होना ही चाहिए, एक संग्राहक और एक संघनक, दोनों को होना जरूरी है। केवल संग्राहक से नहीं बन सकता या केवल संघनक से नहीं बन सकता। अब बताइए अगर कुल आवेश पूछेगा संधारित्र के लिए तो दोनों प्लेट आएंगे और दोनों प्लेट के लिए दोनों आवेश को जोड़ेंगे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्यू में से क्यू जाएगा, क्या बचेगा बाबू? 0 आवेश। यानी कि छठा क्वेश्चन में एक संधारित्र का कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है। कुल आवेश क्या होता है बाबू? 0 होता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए होगा। समझ पाए? चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता होती है। अगर लिखावट में समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ रहे हैं हम। किसी चालक की धारिता होती है। किसी चालक की धारिता क्या होती है? यही जानते हैं, C बराबर होता है Q बट्टा V। C बराबर क्या होता है बाबू? Q बट्टा V। ठीक है, धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। C बराबर Q बटा V। देखिए तो कौन सा आंसर सही होगा? C बराबर Q इंटू V गलत है, V बटा Q गलत है। हमें आवेश और विभव चाहिए, आवेश और विभव, ये डी ऑप्शन सही है, यानी 7 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे बाबू। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। जस्ट हमने अभी पढ़ा था आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा U बराबर या E बराबर होता है 1/2 CV², C इंटू V का स्क्वायर, विभव या विभवांतर का स्क्वायर। अब देखेंगे केवल CV² दिया है, गलत दिया है। 1/2 CV², 1/3 CV², 1/4 CV²। सही से याद होगा कॉन्सेप्ट के साथ, तब ना बताएंगे कौन सा आंसर सही है। 8वां का आंसर कौन सा सही है बाबू? बी। हमने जस्ट पिछले में देखा हुआ था क्वेश्चन में। अब इसके साथ हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को हम जिक्र करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? मान लिया जाए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है बाबू? आर है, तो इसकी धारिता क्या होगी? सी बराबर हुआ। यानी कि पृथ्वी अगर एक आर त्रिज्या का गोलीय चालक बन जाए तो वो अपने अंदर या अपने ऊपर कितना आवेश ग्रहण कर सकती है, कितना आवेश संग्रह कर सकती है, स्टोर कर सकती है। आइए जानते हैं। C बराबर सूत्र होता है Q बट्टा V। ठीक है, Q की जगह Q लिख देंगे। V का सूत्र, विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश का मान Q बटा 2 R। अब देखेंगे बाबू Q से Q कट जाएगा और नीचे वाला आदमी पलटी मार के जब छत पर जाएगा तो क्या दिखेगा ऊपर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। देखो तो ये फॉर्मूला दिख रहा है कहीं? अगर ये फॉर्मूला कहीं दिख रहा होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, देख रहे हैं ये गलत है, ये वाला हाँ बिल्कुल सही है। यानी 9 का आंसर कौन सा सही होगा बाबू? बी आंसर सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पे भी आता है, आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए यानी हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान बाबू देखिए, हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान 3 × 10⁶ होता है। 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। परावैद्युत सामर्थ्य
सामर्थ्य का मतलब होता है बाबू शक्ति। सामर्थ्य मतलब क्या होता है? शक्ति। परावैद्युत मन होता है कुचालक का गुण। जिस पदार्थ में जितनी कुचालक का गुण होगा ना, उसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बहुत सारे पदार्थ हैं। हर पदार्थ में कुछ न कुछ अधातु कुचालक का गुण होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि परावैद्युत सामर्थ्य मतलब होता है अगर कोई पदार्थ है, ये मार्कर है, ये कुचालक है, इसके अंदर परावैद्युत का गुण है, अगर हम इसके ऊपर इतना वोल्टेज दे दें, इतना करंट दे दें कि परावैद्युत जो है अगर चालक जैसा बन जाए, तो बोलेंगे कि इसका परावैद्युत शक्ति समाप्त हो गई, अब ये चालक के रूप में बदल गया। परावैद्युत सामर्थ्य जो है टूट गया, अब ये चालक बन गया। इस तरीके से हम देखेंगे तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब हुआ कि हवा में अगर दो तार को और हम करंट देकर के छोड़ दें, क्या ये दोनों करंट में दोनों तार में से क्या करंट इधर से उधर जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन वोल्टेज बढ़ाते जाए, ऐसा कंडीशन आएगा कि यहां से आवेश जंप करके वहां जा सकता है। समझ रही है? तो जिस वोल्टेज के देने से अगर हवा में भी परावैद्युत शक्ति उसका समाप्त होकर वो चालक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराने लगेगा, उसको वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर पर कहीं कहीं दो तार छूट जाते हैं या आसपास रहते हैं, तो यहां से कड़कड़ाते हुए एक नीला मतलब कि कड़कड़ाहट के साथ दिखेगा, कड़कड़ाते रहता है और एक किरण के रूप में जाती रहती है करंट। ठीक है, दोनों सटा नहीं है, बस पास में ही है। ट्रांसफार्मर पे अधिकांश जगह दिख जाते हैं आपको। वो क्या है? उसने हवा में भी आवेश को प्रवाह करा दिया इस तार से उस तार में। ठीक है, बिजली के करंट की जैसे। यानी वही कह रहा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कौन सा होता है? ए। यानी कि बिल्कुल सही जवाब है ए। इसके बाद कहता है किसी धातु के लिए परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक का मतलब ये होता है कि विद्युत प्रवाह कराने का गुण जो होता है। परावैद्युतांक का ही एक नाम होता है विद्युतशीलता। परावैद्युतांक का ही नाम होता है बाबू विद्युतशीलता। आइए इसी में हम देखते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का अर्थ होता है विद्युतशीलता। जिसको समझ में नहीं आए वो विद्युतशीलता समझ ले। परमेबिलिटी होता है। अब एक चीज बता रहे हैं बाबू, विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता का मतलब होता है विद्युत माने करेंट, बिजली, आशीलता माने गुण, सहनशीलता यानी सहने का गुण होता है सहनशीलता। उसी तरह से कह रहा है विद्युतशीलता, जिस पदार्थ में विद्युत प्रवाह कराने का गुण अच्छा हो उसकी विद्युतशीलता अच्छी होती है, परावैद्युतांक उच्च होता है। अगर ये मार्कर है, इस मार्कर में करंट प्रवाह कराएं, इसकी विद्युतशीलता अच्छी नहीं है क्योंकि कुचालक है, धारा प्रवाह कराएगा ही नहीं। अगर इसी के बदले अगर कोई हम रड ले लेते हैं, उसमें धारा प्रवाह कराते हैं, धारा आसानी से प्रवाह होती है, तो बोलेंगे इसकी विद्युतशीलता अच्छी है। उसी प्रकार बताइए धातु का परावैद्युतांक निम्न होना चाहिए, उच्च होना चाहिए? धातु में धारा का प्रवाह अच्छा होता है, इसलिए उसकी परावैद्युतांक भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो किसी धातु के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? अनंत। इसी के बाद कह रहा है कि परावैद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताइए। परावैद्युत का एसआई मात्रक जानने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग परावैद्युत के बारे में जानिए। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अभी परावैद्युतांक का मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नॉट इधर कर देंगे हम, 1/4 पाई बच जाएगा और F जो है R के पास चला जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा F इंटू R स्क्वायर। एक संख्या है, 4 भी संख्या है, 22/7 यानी पाई भी संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका मात्रक निकाल, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक का मतलब सिर्फ इनका मात्रक बताना है। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सजाएंगे तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, मीटर जाएगा तो -2, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही। इस तरीके से हम लोग 12 क्वेश्चन देख लिए। अब इसका आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए हम इसके आगे देखते हैं। एक बार इसको आप सही से देख लीजिए और समझ लीजिए। जहां कहीं भी डाउट हो आप जरूर कमेंट में करें, ताकि हम अगले नेक्स्ट क्लास में जब भी आए बाबू इसको सुधार के साथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। हमने 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया था, अब हम शुरुआत करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है,
इस 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले कह रहा है संधारित्रों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई संधारित्र जुड़ा हुआ हो, ऐसे एक ये हो गया संधारित्र C1, दूसरा संधारित्र हो गया C2 और C2 हो गया, और तीसरा संधारित्र हो गया C3। ठीक है, इस पर एक पर प्लस होता है और एक पर माइनस होता है। ये तीनों मान लेंगे प्लस प्लस है और इधर जो है तीनों साइड जो है माइनस माइनस है। अगर संधारित्रों का संयोजन सारा प्लस वाला तार जो है अगर एक बिंदु से जुड़ा हो, सारा प्लस का सिरा एक बिंदु से जुड़ा हो और सारा माइनस वाला एक सिरा से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं बाबू? ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर संयोजन। समांतर संयोजन जब संधारित्रों का संयोजन ऐसा हो कि सारे संधारित्रों का धन ध्रुव यानी कि प्लस वाला जिसको हम लोग संग्राहक बोलते हैं, सभी संग्राहक एक बिंदु से, सभी संघनक माइनस वाला दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, ऐसे को समांतर क्रम बोलते हैं। इसमें धारा का मान बढ़ जाता है बाबू। अगर इधर से कोई आई धारा आ रही है तो तीन भागों में बटेगी, एक I1 हो जाएगा, एक I2 हो जाएगा और एक इधर से I3 हो जाएगा। अब बताइए जब धारा का मान बदल जाएगा तो यानी आवेश का मान बदल रहा है। धारा का परिमाण बदलने का मतलब कि आवेश का प्रवाह का संख्या बदल रहा है, आवेश का मान बदल रहा है। यानी कि समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। धारा क्या होती है बाबू? धारा बदलती है। ठीक है, आवेश भी बदलता है। ठीक है, लेकिन नहीं बदलने वाला कौन चीज होता है? तो विभवांतर। विभवांतर जो है नहीं बदलता है। ठीक है, समांतर क्रम में ये नहीं बदलेगा, नो चेंज, और इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें नो चेंज होगा। ठीक है, ये नो चेंज है, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं होगी और इसमें चेंज होगा। यानी कि समझ पा रहे हैं आप लोग? समांतर क्रम में अगर C1 के लिए अगर वोल्टेज का मान 12 वोल्ट है तो C2 के लिए भी 12 वोल्ट होगा, C3 के लिए भी 12 वोल्ट होगा और C4 भी आता है तो 12 ही वोल्ट होगा। ठीक है, सेम इसका अपोजिट हम देखते हैं। अगर जो हम श्रेणी क्रम में पूछ दे कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो क्या क्या समान होगा, तो उसमें देखिए उसमें क्या होगा ना, विभवांतर जो होगा बदल जाए, विभवांतर बदलेगा, विभवांतर बदल जाएगा, लेकिन धारा और आवेश, धारा या आवेश कहेगा तो समान हो जाएगा। धारा या आवेश जो है ना नो चेंज में आ जाएगा। जब श्रेणी क्रम संयोजन हो तो उसमें धारा और आवेश नहीं बदलता है, अब विभवांतर बदलता है। जब समांतर क्रम संयोजन हो तो उसमें धारा और आवेश बदल जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन विभवांतर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। सवाल आपका कह रहा है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। हमने बताया कि हर एक संधारित्र के लिए धारा का मान बदल गया, धारा का मान बदला तो उसके हिसाब से आवेश का मान बदल जाएगा। क्या सेम रह गया? विभवांतर। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज अगर विभवांतर जो है 12 वोल्ट है तो यहाँ भी विभवांतर 12 वोल्ट, यहाँ भी विभवांतर 12 वोल्ट, यानी विभवांतर समान होगा। इस तरीके से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 13 नंबर, उस 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा सी होगा, सी। समझ पा रहे हैं? आप इसको नोट कर लेंगे इस टॉपिक को कि श्रेणी क्रम में क्या बदलता है बाबू? विभवांतर। और क्या नहीं बदलता है? धारा और आवेश। समांतर क्रम में क्या बदलता है? धारा और आवेश बदलता है और इसमें विभवांतर नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अपने आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु में दो धनावेश के बीच, हवा में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण बल क्या होता है। अगर मान लिया कि दो धनावेश हैं, ठीक है, इनके बीच हवा है, अगर हवा है तो कुछ बल लग रहा है F, ये इसको धकेलना चाहता है और ये इसको प्रतिकर्षित करना चाहता है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है इन दोनों के बीच। अगर उतना ही दूरी पर आवेश के बीच की दूरी वही हो, अगर जो इसके बीच में कोई पदार्थ रख देते हैं, हम कोई कुचालक पदार्थ रख दें, कुचालक का मतलब होता है परावैद्युत,
कुचालक का है या परावैद्युत का है। प्लास्टिक कुछ भी रख दें, प्लास्टिक कागज कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। अगर कोई कुचालक पदार्थ रख देंगे तो इसका जाहिर सी बात है ये जितना बल लगा के इसको प्रतिकर्षित कर रहा था वो कमजोर हो जाएगा, और ये जितना बल से इसको प्रतिकर्षित कर रहा था पहले एफ फोर्स से, ये एफ फोर्स से यहाँ जो प्रतिकर्षण हो रहा है उससे कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? कमजोर हो जाएगा। बताइए, प्रतिकर्षण बल वही रहता है आखिर बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है? कमजोर हो जा रहा है, यानी घट जा रहा है। हम क्या बोलेंगे? यहाँ बढ़ता है घटता है, यानी बिल्कुल आंसर सही कौन सा होगा? बी। कौन सा आंसर सही होगा बाबू? बी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दो समान धनावेशित बिंदु आवेश, दो आवेश है और समान है, यानी कि दोनों प्लस प्लस है और मान भी बराबर है, जिसपे प्रत्येक पर एक एक माइक्रोकूलम आवेश स्थित है और उनको 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए मान लेते हैं यहां पर कोई एक आवेश है जिसका मान है +1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम, और यहां पर भी एक आवेश है जिसका मान है +1 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों के दोनों धन आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r बराबर 1 मीटर। r बराबर 1 मीटर। ये समझिए कि Q1 का मान है और ये समझिए कि Q2 का मान है। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है बाबू, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R। Q1 इंटू Q2 बटा R, केवल R होता है, R स्क्वायर नहीं होता, याद रखिएगा। अब यहाँ आप वैल्यू रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। अब बताइए Q1 का मान रखेंगे 1 माइक्रो, 1 माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। अब दूसरा का Q2 का मान रखेंगे 1 गुणे 10 के पावर -6। अब दूरी का मान 1 मीटर है, गुणा करेंगे सब में तो 1 एकम 1, 1 में 9 से गुणा होगा, 9 एकम 9। अब 10 के पावर 9 है, अब -6 -12 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर जो होगा ऊर्जा का मान 9 गुणे 10 के पावर -3 जूल। सही आंसर हो गया 9 गुणे 10 के पावर -3 जूल। समझ पा रहे होंगे आप लोग? इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा? 9 गुणे 10 के पावर -3 जूल, यानी सही आंसर जो हुआ सी हुआ। इस पर एक और सवाल है बाबू, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है, कि अगर दोनों आवेश धन आवेश हैं, अगर दोनों प्लस प्लस होगा तो इसकी ऊर्जा भी क्या मिलेगी? वो प्लस में मिलेगी। किसमें मिलेगी? प्लस में। अगर दोनों अगर प्लस एक माइनस हो तो प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस में आएगा सवाल। ठीक है, आगे हम फिर बताएंगे उस सवाल को लेकर के। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल पे। धारिता का कौन सा मात्रक है? धारिता यानी कि चालक की धारिता, जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो चालक की धारिता जो होती है C बराबर होता है Q/V, यानी इसका मात्रक हो गया कूलाम, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और प्रति विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका एक मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, और दूसरा हो गया एक मात्रक तो ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया, दूसरा मात्रक जो होगा हम बोलेंगे फैराड। अब देखते हैं कौन सा आंसर दिया है। धारिता का मात्रक कूलाम गलत है, एम्पियर गलत है, वोल्ट कूलाम प्रति वोल्ट बिल्कुल सही जवाब, डी आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं बाबू। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है आकृति पर, के आकार पर, के आवेश पर, के दूरी पर। कोई संधारित्र है, मान लिया कि संधारित्र कोई ये प्लेट है, ये प्लेट का धारिता जो होती है किस पर निर्भर नहीं करती है? तो प्लेट की दो धारिता का सूत्र होता है C बराबर ε0 A/d। ठीक है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी पर, बताइए प्लेटों के बीच की दूरी हो गई, ये प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया A, माने कि दो प्लेट हैं, A क्षेत्रफल हो गया। धारिता जो है किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? देखिए धारिता जो है ना ε0 पर भी निर्भर करती है, A पर भी निर्भर करती है और D पर भी निर्भर करती है। अगर इन तीनों के मान में कोई भी बदलाव होगा ना तो इसका मान तो असर पड़ेगा। तो कह रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो बताइए। पहला कह रहा है
कि आकृति पर, नहीं, आकृति बदलेगा तो प्रभावित हो जाएगी, आकार भी बदलेगा तो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, आकृति का मतलब कि आयताकार है और गोलाकार हो जाए तो, ठीक है, तो आकृति बदलेगा तो उसकी धारिता बदलेगी। अगर ये आकार बदलता है, छोटा है बड़ा हो जाए तो भी उसकी धारिता बदल जाएगी। अगर दोनों के बीच की दूरी है, अगर दूरी बदल दीजिएगा तो भी धारिता बदल जाएगी। ठीक है, दूरी घटाएंगे तो ये सी जो है बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं कि तीनों जो है निर्भर करने वाला है, आवेश आवेश पर निर्भर नहीं करती। आप सोच रहे होंगे सर आवेश देते हैं तो आवेश ग्रहण करता है तभी तो पता चलता है उसकी धारिता कितनी है। देखिए बाबू, इस प्लेट की आवेश इकट्ठा करने की क्षमता है मान लिया 50 कूलम। कितना है? 50 कूलम। अब आप इसको 51 कूलम दीजिएगा ना तो 1 कूलम जो है वायुमंडल में गिरा देगा। 52 दीजिएगा तो 2 कूलम गिरा देगा, 50 को स्टोर कर लेगा। 55 दीजिएगा तो 50 स्टोर करके 5 कूलम वायुमंडल में गिरा देगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज जानिए, इसका आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो है ना, धारिता कहलाती जरूर है लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसका भूख इतना है बगल वाला का कि बगल वाला ऋण आवेश जो होता है ना, इसके प्लस वाले को टर्न अपने तरफ अपने द्वारा प्रेरित आवेश के कारण इसके विभव को कम करते रहता है और ये 50 कूलम से भी ऊपर आवेश खाते जाएगा। जब आप संधारित्र पढ़िएगा, उसका सिद्धांत पढ़े होंगे तो देखते होंगे कि बगल वाला जो माइनस है जिसको संघनक कहते हैं, ये हमेशा ग्रहण करने वाला संग्राहक का विभव कम करते रहता है, लगे खड़ा होकर, पास खड़ा होकर कम करते रहता है। और ये बेचारा का भूख कंप्लीट होता है 50 पर, अभी 55 को आवेश खा रहा है, 56 को खा रहा है, 60 को खा रहा है, ऐसे अधिक आवेश ग्रहण करेगा। ठीक है, क्षमता से अधिक ग्रहण करने वाला है, यानी कि इसकी आवेश के मान जो है फिक्स नहीं हो पाती है बगल वाले के चलते। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, किस पर निर्भर नहीं करती है? आवेश पर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दो कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए स्थिति ऊर्जा होती है। विपरीत चिन्ह वाले, यानी कि मान लिया कि एक ऊपर जो आवेश है प्लस क्यू है और एक पर आवेश जो है माइनस Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। अब बताइए ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक हो गया प्लस Q1 और एक हो गया माइनस Q1 Q2 बटा r। ये प्लस माइनस में गुणा करेंगे हम, क्या आ जाएगा? वो माइनस में आ जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r। इस तरह से ऊर्जा का मान देख रहे हैं कि निगेटिव हो गया। ऊर्जा का मान क्या हो गया बाबू? निगेटिव हो गया। ठीक है, यानी कि अगर आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे, अगर एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो दोनों का गुणा जो करेंगे तो वो माइनस में आएगा। अगर दोनों सेम होते ना, प्लस प्लस, तो प्लस हो जाता, या फिर माइनस माइनस, दोनों के दोनों ऋण माइनस माइनस वाले होते तो भी प्लस हो जाता। लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस। तो आपका सवाल ये कहता है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए स्थिति ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या दोनों हो सकती है, या शून्य होता है? तो ऋणात्मक। 18 का बिल्कुल आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल पे। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट हो, आप हर एक क्वेश्चन को उसको सॉल्यूशन के साथ लिखिए और घर पर भी एक बार कॉपी को खोल के जरूर पढ़िए। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपका सॉल्यूशन के साथ फॉर्मूला भी कंप्लीट होगा, वो भी कंप्लीट होगा। 19 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए 19 नंबर क्या कहता है कि 100 माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? ये बताइए बाबू। संचित ऊर्जा U बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 CV स्क्वायर, CV स्क्वायर। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए C का मान कितना दिया है? 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, 100 के 100 हो गया। अब माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6 हो गया फैराड। ठीक है, अगर 100 से गुणा करेंगे तो 10 के पावर 2 बनेगा ना, 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका मान रखते हैं 1/2। C का मान कितना है बाबू? 10 के पावर माइनस 4। अब वोल्टेज कितना कह रहा है बाबू इसमें? 100 वोल्ट। वोल्टेज कितना कह रहा है? 100 वोल्ट। अब बताइए वोल्टेज का मान जब हम यहाँ 100 रख देंगे, यहां तक हो गया। अब इसको गुणा करो तो कितना आएगा बाबू? देख पा रहे हो? अब हम इसको गुणा करेंगे हम, तो ये 10 के पावर 4 है। कितना है? 10 के पावर 4 है। ठीक है, 10 के पावर 4 जब हम यहां से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 गुणे
10 के पावर 2 है और घटेगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से ध्यान से कि हम इसको चाहें तो कितना बदल सकते हैं। देखिए 100 वोल्ट कह रहा है ना, हमने गलती कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पर गुणा में। वो गुणा को एक बार फिर से समझते हैं। 1/2 सी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 10 के पावर -4। अब भी का मान कितना है, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का स्क्वायर ना होगा। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, हम वहां स्क्वायर छोड़ दिए थे। देखिएगा एग्जाम में ऐसा मिस्टेक ना हुआ, सवाल इतना ना हल्का लगने लगे कि खुशी में जाके मिस्टेक कर दे। ठीक है, इसलिए खुशी में मिस्टेक नहीं करनी है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और गंभीरता भी रखनी है, उतावलापन नहीं होना चाहिए। 100 को जब 2 बार गुणा करेंगे हम बाबू तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल गुणा समझा रहे हैं आपको हम, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 देखे तो एक इतना हो गया, 10 के पावर -4 है और 10 के पावर कितना है बाबू, 10 के पावर 2 0 4 हो गया। इन दोनों का गुणा कराओगे 1/2, 10 के पावर -4 और +4 कितना हो जाएगा जी, 1/2 10 के पावर 0। अब बताओ 1/2 किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 होता है वैल्यू उसका। एक में 1 से गुणा करोगे 1/2, यानी कुल ऊर्जा का मान कितना गया, 1/2 जूल। 1/2 को भाग दोगे 0.5 जूल। समझ पा रहे हैं, 0.5 जूल। चलिए इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा हो गया बाबू, ये हो गया 19 का ए। कैलकुलेशन समझ लीजिए, विभव दिया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दिया, सी का मान दिया है 100 माइक्रोफैराड। माइक्रो को हमने पहले SI मात्रक में फैराड में बदल दिया, गुणा किए 10 के पावर -4 को 2 से 10 के पावर -4 हो गया, क्योंकि 10 के पावर 2 है, 100 का मतलब 10 के पावर 2। ये प्लस में है और ये माइनस में तो घटेगा, माइनस होगा। अब यू बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2। सी का वैल्यू यहाँ रखे, भी का स्क्वायर है तो भी 100 वोल्ट है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। ये 2 0 2 0 10 के पावर 4 हो जाएगा, 10 के पावर 4 -4 को जोड़ेंगे 10 के पावर 0 हो जाएगा। 10 के पावर 0 का मतलब 1, 1 गुणा 1, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 जूल। समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 20 नंबर सवाल पे चलिए। 20 नंबर सवाल पे कहता है कि R दूरी पर रखे 2 वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो याद रखिएगा 2 वैद्युत द्विध्रुव हैं, ठीक है, R दूरी पर रखे हुए हैं, उनसे निकाय की स्थिति ऊर्जा जो होती है बाबू वो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब बताइए यहाँ R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ जब 2 ध्रुव की बात कर रहा है तो यहाँ स्थिति ऊर्जा जो होगी R क्या होगा बाबू, यहाँ पर R स्क्वायर हम देख रहे हैं, R स्क्वायर इसमें दिया है। यहाँ पर ऊर्जा जो होती है ये व्युत्क्रमानुपाती होगी R स्क्वायर के, और यहाँ U बराबर हम देख रहे हैं कि ये R स्क्वायर के अगर ऊपर लेके जाएंगे तो -2 होना चाहिए। देखे तो R के पावर -2 के समानुपाती है कहीं, R के पावर -2 -2 -2 नहीं दिया है, यानी नॉन आंसर। यानी 20 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुव के कारण जो ऊर्जा का सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल पे आते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है पिको फैराड मात्रक है। देखिए पिको फैराड, पिको फैराड, पिको फैराड का मतलब P स्मॉल F बड़ा। पिको का मतलब होता है 10 के पावर -12 फैराड। ठीक है, कह रहा है पिको फैराड किसका मात्रक। सबसे पहले जानेंगे फैराड क्या है। फैराड जो है धारिता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, धारिता का। ठीक है, अब हम 1 kg कहें चाहे 10 kg कहें तो एक संख्या हो गया ना, kg किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। उसी तरह से 10 kg भी किसका मात्रक होगा, द्रव्यमान का। 50 kg भी किसका मात्रक होगा, द्रव्यमान का। ठीक है, इस प्रकार पिको फैराड में देखा जाए तो P से पिको, F से फैराड, तो फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता का। किसका होगा बाबू, आवेश क्षेत्र की तीव्रता, धारिता। हाँ धारिता, बिल्कुल सही आंसर, यानी 21 का C। ठीक है,
बाबू बिहार में एक पर्व है जिससे आपको पटाखे की आवाज आ रही है। काश आपको मेहनत कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली और ये छठ जो है आपके जीवन में एक बहुत ही सुनहरा दीप जलाएगा और आपके अपनी मंजिल और लक्ष्य को इस पावन पर्व के अवसर में भी आपने अपने दिल को थामे हुए, अपने आप को, अपने हर एक चीज को कंट्रोल किए हुए आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब कि आपका लक्ष्य और जुनून दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, आपको आने वाले समय में या फिर आपको ध्यान भटकाने वाली चीजें आएंगी, उससे आपको नहीं भटकना है। ठीक है, ये पटाखे उस दिन फूटने के ज्यादा हमको महसूस होंगे, ज्यादा अच्छे महसूस होंगे जिस दिन हमारे रिजल्ट आएंगे और हमारा रिजल्ट का शोर गूंजेगा चारों तरफ। ठीक है, इसलिए अपने रिजल्ट के लिए आप लोग तैयार ही रहिए और कोशिश की दिन रात एक करने के लिए। आइए हम लोग उसके आगे के नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 21 के बाद 22 नंबर सवाल पे आते हैं बाबू। ठीक है, 22 नंबर सवाल कहता है एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफराड है तो उसकी त्रिज्या होगी। एक गोलीय चालक की धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफराड है। यानी कि ये 22 नंबर सवाल है, कहता है कि धारिता बराबर 1 माइक्रोफराड है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर हो वाट। यानी कोई गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी यदि सी बराबर 1 माइक्रोफराड। हम जानते हैं ना गोलीय चालक के लिए क्या होता है बाबू? धारिता का सूत्र सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर याद आ रहा है? पृथ्वी की त्रिज्या वाला निकाला था सूत्र में। अब बताइए सी का मान दिया 1 माइक्रोफेराड, इसको हम तोड़ेंगे तो 1 माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6 फेराड। इसको लिख लेते हैं 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6। आप 4 पाई एप्सिलॉन को बट्टा में भेज देते हैं इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बचेगा बाबू? आर। अगर इसको भेज देते हैं इधर कितना हो जाएगा? ठीक है, अब बताइए 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे 10 के पावर माइनस 6 बराबर आर। इस आर का वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुणे 10 के पावर 9 और 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3। यानी त्रिज्या जो हो जाएगी 9 गुणे 10 के पावर 3 मीटर। यानी आर बराबर 9 और 10 के पावर 3 के मतलब 102030, यानी 9000 मीटर। 9000 मीटर नहीं कर सकते तो 9 किलोमीटर कर सकते हैं। उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी बाबू? 9 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? सी बराबर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। अगर आप चाहें तो यहां से इसका मान निकालना चाहते हैं तो सी इधर रख दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन को बट्टा में भेज दीजिए। अब बताइए 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन का मान इतना होता है, 80 का मान इतना होता है, दिया है ऊपर सी का मान। ठीक है, अब गुणा कीजिएगा तो 9 के 9 और 10 के पावर 6 9 जोड़ेंगे तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। 9 गुणे 10 के पावर 3 यानी 1000 मीटर। और 9000 मीटर को क्या कहेंगे हम? 9 किलोमीटर। यानी सही आंसर कौन होगा? नीचे वाला सी आंसर, यानी 22 का सी आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ई और विद्युत विभव V के बीच संबंध बताइए। ई और V के बीच संबंध हमने पढ़ चुका है बाबू, dV बाई dx। V विभवांतर होता है और x दूरी होता है। V विभवांतर और x दूरी होता है। देख रहे हो ये फॉर्मूला कितना बार आ रहा है बार बार, यानी बहुत मस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है, बार बार पूछ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन होगा। ये V विभवांतर होता है, ये यहाँ x भी होता है और यहाँ r भी होता है, ये दूरी होती है, और ये विद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ विभव प्रवणता भी कहते हैं। देखिए तो कौन सा संबंध दिख रहा है? dV बाई dr बाई dV गलती है, प्लस में dV बाई dr ये भी गलत है, प्लस में दिया है, ये माइनस में उल्टा दिया है, ये माइनस में दिया है, यानी बिल्कुल सही जवाब। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए। अब हम आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। 24 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सी भौतिक राशि सदिश है? सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण हो और साथ में सदिश जोड़ का नियम का पालन करता हो। सदिश के लिए क्या हो कि दिशा भी हो, परिमाण भी हो और सदिश जोड़ का नियम का पालन करे। सदिश जोड़ का नियम, ठीक है, तीनों चीज मिल जाए तो हम बोलेंगे सदिश है। तो देख रहे हैं ना कि ये विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, विद्युत तीव्रता
बिल्कुल सही जवाब। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बन जाने वाला था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वांडी ग्राफ जनित रे। वांडी ग्राफ जनित रे एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। वांडी ग्राफ जनित्र जो है प्रोफेसर वांडी द्वारा बनाया गया, जो स्वीडन के एक भौतिकवेत्ता थे। उन्होंने एक ऐसा जनरेटर बनाया जिससे दो से क्या बोलते हैं, कुछ वोल्ट से लेकर 10 लाख वोल्ट तक विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। केवल वोल्टेज के बारे में बताया उन्होंने। एक ऐसा जनरेटर बनाया जिससे हम कुछ वोल्ट से लेकर के लाखों वोल्ट तक, जैसे घर पे जो जनरेटर होती है 220 वोल्ट, 420, 440 वोल्ट, यही बना पाता है, ज्यादा नहीं बना पाता है। लेकिन इन्होंने एक ऐसा जनरेटर बनाया वांडी, प्रोफेसर वांडी ने, जिसको हमने नाम नहीं दे दिया वांडी ग्राफ जनित्र। एक बड़ा जनरेटर होता है जिसको स्थिर रख के काम करते हैं, इसको मूवेबल नहीं होता है, इसलिए इसको कह रहा है स्थैतिक अयुक्ति, मतलब डिवाइस, मशीन। तो वांडी ग्राफ जनित्र जो होता है जनरेटर, एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जिससे क्या उत्पन्न होता है, केवल उच्च धारा नहीं बाबू, उच्च धारा नहीं होता है, वोल्टेज हाई होता है केवल। और जहां वोल्टेज हाई होता है वहां करंट डाउन होता है, करंट क्या होता है, कम। अगर हाई वोल्टेज है तो करंट कम होगा, करंट हाई है तो वोल्टेज कम होता है। ये दो का संबंध जानिएगा, धारा और वोल्टेज में क्या होता है, जहां धारा अधिक होती है वहां वोल्टेज कम होता है, जहां वोल्टेज अधिक होगी वहां करंट कम होता है। ठीक है, दोनों एक साथ कभी अधिक नहीं होता है। अब ये यहाँ समझते हैं कि वांडी ग्राफ जो जनित्र है वो क्या करता है। तो वांडी ग्राफ जनित्र को केवल इतना ही समझाया गया है कि तुमको वोल्टेज हाई उत्पन्न कर देना है, केवल वोल्टेज, केवल और केवल वोल्टेज, धारा पर ध्यान नहीं देना है। तो अब बताइए वांडी ग्राफ जनित्र कैसी युक्ति है, वो केवल उच्च धारा के लिए, गलत हो गया, उच्च धारा है ही नहीं, केवल उच्च वोल्टेज के लिए, बिल्कुल सही, केवल हाई वोल्टेज। उच्च धारा और उच्च वोल्टेज गलत है, उच्च वोल्टेज सही था लेकिन उच्च धारा गलती है, यही चीज देखना है हमको। यहाँ निम्न धारा कहता है तो सही मार देते हैं इसको हम, निम्न धारा सही कह रहा है लेकिन निम्न वोल्टेज गलत है। केवल इसमें कौन सा सही होगा बाबू, बी आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ तक का सारे क्वेश्चन देख लिए। अब एक बार फिर से आप एक बार मिला लीजिए और इसको आप रोक के पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके सोल्यूशन को नोट कर लीजिए। एक बार घर पर बैठ के उसको सही से पढ़िए, स्टडी कीजिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सारे न्यूमेरिकल के साथ साथ हर एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे टॉपिक के साथ।